हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th के चैप्टर 9 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 10 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को मेरठ से। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद इन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। अगला प्रश्न है, मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुँचे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 मई 1857 को। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। दूसरा है, झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। तीसरा है, बिहार के आरा में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह को बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। चौथा है, लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे मंगल पांडे को अपना नेता घोषित कर दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी तक ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिरजिस कद्र। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा सुमेलित है। शाहमल का बड़ौत और गोनू का सिंहभूम होगा। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न है 1858 के अंत तक विद्रोह के विफल के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहेब। नाना साहेब 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। अगला प्रश्न है डैश ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहमल। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे। दूसरा है, वह सारागढ़ी की प्रसिद्ध लड़ाई में लड़े थे। तीसरा है, उन्हें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता था। उनके पास जादुई शक्तियां थीं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था।
अगला प्रश्न है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को पराजित कर निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिन्हाट की लड़ाई। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता है, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति से पूर्व कौन कौन सी अफवाह फैल रही थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। उन कारतूसों के बारे में बताया गया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। प्लासी के जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। तरह तरह के अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल में ही उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती गई। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झंझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था और जो एक राज्य में रहता था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, उसे कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेजिडेंट। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि डैश द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किए गए सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दूसरा है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तीसरा है, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। चौथा है, सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अगला प्रश्न है, 1851 में यह किसने अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अवध को औपचारिक रूप से कब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1856 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। दूसरा है, इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर काम करें। तीसरा है, अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला कथन असत्य है। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर डैश में निर्वासित कर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण में तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया। अगला प्रश्न है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। इस कथन में किस शहर की बात की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से अलविदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे परीक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से जान ए आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो। अगला प्रश्न है, अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने डैश को निशस्त्रीकृत कर दिया और उनके सभी किलों को नष्ट कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तालुकदारों। इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियार बंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगला प्रश्न है, 1857 के ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुक्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। दूसरा है, यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। तीसरा है, एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। चौथा है, अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 38% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या 67% रह गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल चौथा। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे। अगला प्रश्न है, डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवध।
अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। ये दोनों कथन सही है। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों ही दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? पहला है, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। दूसरा है, उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया। तीसरा है, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह के केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। चौथा है, उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ता से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह का केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। अगला प्रश्न है, नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाया गया सिकंदर बाग कहाँ स्थित था, जहां 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 2000 से अधिक विद्रोही सिपाहियों की हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। सिकंदराबाद लखनऊ में है। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। अहाते में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं।
अगला प्रश्न है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉमस जोन्स पार्कर। अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ इसी श्रेणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इन मेमोरियम कलाकृति निम्नलिखित में से किस चित्रकार की एक रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ नोएल पेटन। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। दूसरा है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपनी सभी गोरे अफसरों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री शामिल थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। जहां कैप्टन हियर्स तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसीलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियर्स को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।